तो चलिए हम लोग आज की क्लास चालू करते हैं। आज इससे पहले हम लोग क्लास में क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़ रहे थे औद्योगिक क्रांति के बारे में। उद्योगों में क्रांति किस प्रकार आई, ये हमारा अध्याय 5 है। इससे पहले वाला भाग हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। ये इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था औद्योगिक क्रांति के बारे में। जो उद्योगों में जो क्रांति आई थी ना, अचानक परिवर्तन, अचानक परिवर्तन को क्रांति बोलते हैं। अचानक परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि बारिश हो रहा है और बहुत तेज बारिश हो गया और बाढ़ आ गया तो उसको क्रांति बोल देंगे, नहीं, क्रांति वैसे ही बात नहीं कर रहे हैं। अचानक परिवर्तन जो समाज के एक बड़े क्षेत्र पर परिवर्तन डाले और बड़े क्षेत्र पर परिवर्तन डालकर कुछ अलग डायरेक्शन में उसको मोड़ दे, उसी को क्या कहते हैं, क्रांति। तो बाढ़ भी तो आता है तो उसको अलग डायरेक्शन में मोड़ देता है ना, और पूरे समाज को मोड़ देता है, नहीं मोड़ता है। आधा तो पूरे गाँव के गाँव साफ हो जाता है, लेकिन नहीं, वो क्रांति नहीं है। वो क्या है, वो क्रांति नहीं है। वो मानव जन के द्वारा नहीं किया गया है। वो किसके द्वारा, वो प्रकृति के द्वारा किया गया है। आपको हो सकता है कि प्रकृति के द्वारा किया गया वो एक क्रांति मान सकते हैं उसको। क्रांति का मतलब क्या होता है, हम लोगों में क्रांति का अर्थ क्या होता है कि मानव जन के द्वारा जो कुछ भी कार्य किए गए हैं, एक जीव के द्वारा जो कुछ भी कार्य किए गए हैं और उससे जो बड़े क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है और उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होकर और समाज के एक बड़े क्षेत्र में प्रभाव डाल रहे हैं, उसी को क्रांति बोलते हैं। तो ये क्रांति उद्योगों में आई थी, उसको क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बारे में बिल ड्यूरा के बारे में बताए थे हम। बिल ड्यूरा ने कहा क्या कहा था कि इतिहास में कितने अभी तक कुल महत्वपूर्ण 2 क्रांतियाँ ही हुई है। दोनों क्रांति का जिक्र किए थे, पाषाण काल वाला क्रांति का जिक्र किए थे और एक जो ये औद्योगिक क्रांति के जिक्र किए थे। दोनों क्रांति के जिक्र किए थे, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बता दिया है। अब आगे क्या कि औद्योगिक क्रांति की पूर्व की स्थिति क्या थी, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि औद्योगिक क्रांति के पहले क्या क्या स्थिति थी। इंग्लैंड हो गया, ये पूरा यूरोप की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, इस पर दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन फिर भी दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने पास मैप रखिए, एक एटलस का मैप खरीद लीजिए या किसी भी कोई भी मैप वाला एक बुक वही एटलस खरीद लीजिए। स्टूडेंट एटलस खरीद लीजिए या स्कूल एटलस, स्टूडेंट आपके लिए बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट एटलस का एक बुक आता है, उसमें सब कुछ मैप दिया होता है, वो खरीद लीजिए। और एक चार्ट वाला मैप भी खरीद लीजिए। स्टूडेंट एटलस के साथ साथ एक चार्ट वाला मैप। ग्लोब खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान से समझिए, बहुत सारे बच्चे हीरो बन के क्या करते हैं, ग्लोब खरीद लेते हैं और ग्लोब का उनको ज़िंदगी में कभी काम में नहीं आता है। तो ये खर्चा नहीं करना है पैसा, एक ग्लोब में बहुत सारा मैप आ जाएगा और किताब भी आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगा। ग्लोब खरीदना नहीं है, क्यों? क्योंकि ग्लोब जो होता है बस ये होता है टीचर को थोड़ी देर के लिए बस समझाने के लिए होता है, और ग्लोब का आपके जीवन में कौन उपयोग नहीं। इस पर देख ही नहीं सकते कौन कहाँ पर है। अगर देखना भी होगा, हाईलाइट करना होगा तो कैसे करेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे नहीं। आपको क्या करना है, खरीदना भी है तो चार्ट वाला खरीद लीजिए, चार्ट वाला मैप मिलता ही है, चार्ट वाला खरीद लीजिए, बुक वाला खरीद लीजिए, जो खरीदना है खरीद लीजिए। चलिए तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, किसकी, यूरोप की बात कर रहे थे। यूरोप के अलावा यहाँ तक तो देखिए, जब ये क्रांति हुआ 1750 के 1700 मतलब 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में, 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी, यानी कि 1750 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक, इसी के आसपास, मतलब इसी के बीच में ये क्रांति हुआ। मतलब 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में क्रांति हुआ। तो ये क्रांति जब हुआ तब तक मैक्सिमम देशों का खोज हो चुका था। यहाँ तक कि भारत, अमेरिका, जो भारत का, अमेरिका का, ये सबका खोज हो चुका था समुद्री रास्ता का। देखिए अमेरिका, और खासकर एक सबसे बड़ा सरप्राइज वाला बात था यूरोप वासियों के लिए, यूरोप के लोगों के लिए। देखिए इसमें दिखाइए नहीं देगा, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, ये यूरोप है। देखिए ऊपर वाला ये अफ्रीका के ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भारत के ऊपर वाला, ये यहाँ तक एशिया है। इसके बाद ये पूरा यूरोप है। यूरोप से अमेरिका जो था वो अनजान था। यूरोप के लोग अमेरिका को बिल्कुल नहीं जानते थे, भारत को तो जानते भी थे। स्थल मार्ग द्वारा इधर तो व्यापार होता ही था। इधर कुस्तुनतुनिया के रास्ते स्थल मार्ग द्वारा यहाँ पर व्यापार होता था, ध्यान रखिएगा। कुस्तुनतुनिया के रास्ते स्थल मार्ग द्वारा भारत में व्यापार होता था यूरोपवासियों का, लेकिन अमेरिका उनके लिए नया था। यानी कि अभी तक जो क्रांति उद्योगों में हो रहा था, उससे पहले बहुत सारे देशों को खोज हो चुका था। अमेरिका खोज चुका था, अफ्रीका का खोज हो चुका था, समुद्री रास्ता का, फिर भारत का, इंडोनेशिया, चाइना, इस सारे जगहों पर यूरोप के लोग भर भर के फैल चुके थे। जो यूरोप की पुर्तगाली कंपनी थी, डच कंपनी थी, ये सारे कंपनी भर भर के एकदम फैल चुका था। भारत में भी
अगर आपसे सवाल हम करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब आता है कि 1600 ईस्वी में, जबकि ये जवाब गलत है। या और अगर कहेंगे कि नहीं थोड़ा बढ़िया से बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि चलिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आप कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जबकि बिल्कुल गलत है। हम कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष गलत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। देखिए गलत कैसे है। भारत में जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई, सबको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। सबको क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। चाहे वो कंपनी पुर्तगाली आई हो, डच आई हो, ब्रिटिश आई हो, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई हो, या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई हो, सबको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा। अब ये सारे कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, और सबका अपना अपना नाम भी था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उन्होंने अपना यही नाम चलने दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नाम चलने दिया। पुर्तगालियों ने अपना अलग नाम रखा था, सबने अलग। जैसे अमेरिका से कोई भी कंपनी भारत में आएगी व्यापार करने के लिए, सारे कंपनियों को अमेरिकी कंपनी ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उनका अपना अपना नाम भी होता है, ठीक वैसे ही इनका भी था। तो अब स्थापना वर्ष पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इनका स्थापना वर्ष सबका अलग अलग है। जिस तरीके से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1498 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1602 ईस्वी में। डच के बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1616 ईस्वी में। डेनिश के बाद जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनकी स्थापना कब हुई, 1664 में। फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई, ये 1731 ईस्वी में। इतने ईस्ट इंडिया कंपनियां भारत में आई, ध्यान रखिएगा, सब ईस्ट इंडिया कंपनी ही हैं। तो ये कंपनी कब आई भारत में, वो औद्योगिक क्रांति होने से ठीक पहले कि ठीक बाद में, उससे पहले ही भारत में आ चुकी थी कंपनियां, और भारत से व्यापार बढ़िया हो रहा था यूरोप का। अब यही व्यापार बढ़ाना था, ये मजदूर ज़्यादा चाहिए थे और अधिक सामान चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, इसीलिए तो औद्योगिक क्रांति हुई। और खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार भारत, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, सारे जगहों पर भर भर के फैल गए थे ये लोग, अमेरिका तक में फैल गए थे। तो इनका व्यापार के लिए तो बढ़िया बाजार मिल गया था। बाजार मिल गया तो आपको सामान चाहिए, और सामान चाहिए तो आपको मजदूर बहुत चाहिए, क्योंकि उस समय मशीनों से कोई काम तो होता नहीं था। तो इसके लिए आपको चाहिए मशीन। और अब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब आवश्यकता इन लोगों को भर भर के सामानों का पड़ा ना, तो भर भर के जब सामानों का आवश्यकता पड़ा, तो इन लोगों को क्या बनाना पड़ गया, मशीन। मशीन इसलिए बने ताकि ये लोग इतने जगहों पर फैल चुके थे। जब फैल चुके थे तो बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि आप व्यापार कीजिएगा, बहुत जगह पर आप व्यापार कीजिएगा। यहाँ कुल मान लीजिए कि ये कहाँ, अमेरिका हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चीन हो गया, सारे जगहों पर ये फैल चुके थे। तो बताइए इन जगहों के लिए इनको सामान चाहिए, और सामान चाहिए तो कुछ जगहों पर कहते भारत का सामान खरीद कर चाइना में बेच देते थे। भारत का चाय हो गया, अफीम हो गया, ये सब खरीद कर चाइना में बेच देते थे। लेकिन कुछ सामान जो होता था इनका अपना होता था, और अपना सामान जो इंग्लैंड से बना कर लेकर आते थे। तो आप बताइए इसके लिए आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके लिए बिल्कुल चाहिए। क्या चाहिए, मजदूर चाहिए। उस समय मशीन तो था नहीं, इसीलिए ये मशीन जो हुआ, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुआ। यही इंग्लैंड में क्रांति हुआ, और क्रांति होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन को समझिए। देखिए परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ पर परिवर्तन इस तरीक़ा से हुआ कि छोटा जो दर्जी था, दर्जी समझते हैं, जो कपड़ा सीने वाला, अपने घर के किसी एक मान लीजिए एक घर है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, तो एक कमरा ले लेता था, सामने वाला कमरा, जैसे मान लीजिए रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, इसका घर है, तो इस सामने वाला अपना कमरा ले लिया और इसी में अपना कपड़ा को सिल रहा है। यहाँ पर दरवाजा है, तो यहीं पर इनका दुकान हो गया है। और इसमें मदद इसका कौन कौन कर रहा है, इसके परिवार वाले, इसके बच्चे, बीवी, ये सारे लोग, इसके परिवार और सब मदद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुआ, मशीनों का निर्माण होना चालू हो गया, तो ये दर्जी सीधा एक कमरे से एक फैक्ट्री में बैठ गया। कमरे से फैक्ट्री में कैसे बैठा, ये दर्जी एक कमरे का मालिक से सीधा फैक्ट्री का मालिक बन गया। अब कहेंगे फैक्ट्री का मालिक कैसे बन गया, अरे इसके पास पहले से पैसा था, और जो दर्जी के पास पैसा था, उस सब दर्जी ने क्या किया, बड़े बड़े अपने मशीन स्थापित करने लगे, अपने बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बनाने लगे, कपड़ों का बिजनेस में एंट्री कर गई है। तो बताए, तो आप कहेंगे जो गरीब दर्जी होंगे उनका क्या होगा, व्यापार चौपट हो गया, और क्या होगा। देखिए हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन होते रहता है। अभी देखिए, अभी कितना बड़ा परिवर्तन हुआ इंटरनेट की दुनिया में।
एक ये उद्योग के दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई थी, और इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट की क्रांति आई है। और खासकर ये क्रांति एआई ला रहा है। एआई के बारे में आप जानते हैं क्या? एआई के बारे में पिछला वीडियो में बताते हैं, अगर नहीं जानते तो आपको जानना पड़ेगा एआई के बारे में। एआई बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं जिनको। बहुत लोगों का नौकरी रोजगार जो है वो गायब करने वाला है। आपको ये टीचर पढ़ाते हुए दिखते हैं, और भी बहुत सारे लोग फोटोग्राफर फोटो खींचते हुए देखते हैं। कोई बहुत कॉमेडी वीडियो बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, कुछ और। मैक्सिमम लोगों का रोजगार जाने वाला है एआई के कारण, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन, इतना चीज़ रखा है एआई, और धीरे धीरे ये और विकसित और ट्रेंड होते जा रहा है। आप एआई के बारे में सर्च कर लीजिएगा, एआई होता क्या है। एआई के बारे में कई वीडियो बने हुए हैं, आप जो भी वीडियो देखना होगा क्या कर लीजिएगा, देख लीजिए कि एआई कितने खतरनाक लेवल पर और कितने लोगों को नौकरी गायब करेगा। क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे तो आपके जीवन का भी लक्ष्य क्या होगा? कोई ना कोई बिजनेस किया जाए, व्यापार किया जाए, कोई नौकरी किया जाए। पैसा तो कमाना है ना, जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है पैसा। आपको एक ज़िंदगी को सुविधापूर्ण चलाने के लिए, या कोई भी आपको दुनिया में अच्छा भी काम करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। तो पैसा कमाना तो आपको पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई रोजगार करना पड़ेगा। तो रोजगार, कौन से रोजगार में आप एंट्री करेंगे, वैसे रोजगार में आपको एंट्री करना पड़ेगा जिसमें एआई एंट्री नहीं करा है, या एआई किया है तो एआई से बेहतर करना पड़ेगा आपको। तो एआई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप जानिए एआई के बारे में, आप सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन ये हुआ, ठीक। परिवर्तन और क्या हुआ? लोहा का काम करने वाला जो व्यक्ति था वो भी अपना कंपनी स्थापित करने लगा। उसके पास, जिसके पास पैसे थे, जिसके पास पैसे नहीं थे उनको व्यापारियों द्वारा पैसा दे दिया जाता, लो कंपनी तुम स्थापित करो, मालिक तुम रहो, और हमको यहाँ से उत्पादित करके क्या करना, दे देना, और हम ले जाकर दूसरे देश में बेचेंगे। अब एक और बात कहिए कि उसने, व्यापारी ने पैसा दिया है और वो मना कर देगा तो सामान देने से, मना कैसे करोगे? तुम्हें लिखवा कर पूरा दिया है पैसा कि हाँ ये हमने इनको इतना पैसा दिया इस कंपनी लगाने के लिए। क्योंकि व्यापारी को पता था कि ये लोहा का जो काम करने वाला व्यक्ति है, ये लोहा वाला बड़ा सा फैक्ट्री में इसको बैठा दिया जो परफेक्ट काम करवाएगा ये, और इससे और ज़्यादा बढ़िया से ये वर्करों से काम करवाएगा। दर्जी को भी ऐसे ही किया गया। अगर जिन दर्जियों के पास पैसा नहीं तो उनको कंपनी पैसा देकर और स्थापित करवाई। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा लेवल पर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि इंग्लैंड में ही ये क्रांति क्यों हुई? और जगहों पर तो होना चाहिए था ना, यूरोप में और भी सारे पुर्तगाली, डच, डेनिश, स्वीडिश, ये सारे तो दौड़ रहे थे ना रेस में। तो देखो ये सारे रेस में थे ना, सारे ये अलग अलग जगहों पे, यहाँ पर देखिए, एक मिनट रुकिए, ये सारे लोग रेस में थे, इस रेस में थे, और सब अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए थे। जैसे यहाँ पर अफ्रीका हो गया, भारत हो गया। भारत में तो सारे ने एंट्री किए थे जी, तो सब एंट्री किए थे भारत में। तो बाकी जो चाहे पुर्तगाली हो गए, ब्रिटिश हो गए, पुर्तगाली हो गए, चाहे डच हो गए, चाहे डेनिश हो गए, यहाँ पर क्रांति क्यों नहीं हुआ? पुर्तगाल में हो गया, नीदरलैंड में हुआ, डेनमार्क में हुआ, डेनिश नहीं डेनमार्क में, या फ्रांस में, ये सारे जगहों पर क्रांति क्यों? फ्रांस तो पहले बात तो अपने बड़ा क्रांति में उलझा हुआ था, राजा से मार झगड़ा करने में लोग उलझे हुए थे, और फ्रांस को छोड़ते हैं। डेनिश, ये सब सारे जगहों पर, डेनमार्क, ये सब में काहे नहीं क्रांति हुआ? क्यों नहीं क्रांति हुआ? देखिए वही बात करते क्यों, इसका कारण समझिए कि इंग्लैंड में क्या है ऐसा, जब सारा चीज़ मिलता है ना तब एगो बढ़िया चीज़ का निर्माण हो पाता है। एक पौधे का जो जन्म होता है कैसे होता है? उस पौधे के जन्म लेने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का बीज होना ज़रूरी है, एक अच्छा माहौल होना ज़रूरी है, समय पर पानी उसमें होना ज़रूरी है, यानी नमी होना ज़रूरी है, साथ में ही जो मिट्टी में उर्वरता चाहिए उस उर्वरता को होना ज़रूरी है। ये सब माहौल डिपेंड करता है आपका कि आप कैसे होंगे। देखिए अगर कोई व्यक्ति आपको एग्रेशन में दिख रहा है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, या कोई व्यक्ति बिगड़ा हुआ दिख रहा है, कोई एकदम दिख रहा है एकदम छटा हुआ बदमाश है, एकदम बिगड़ा हुआ एकदम दिख रहा है, तो आप समझिए कि सिर्फ वही बिगड़ा नहीं होगा, या तो उसके घर वाले बिगड़े होंगे या उसके दोस्त बिगड़े होंगे। समझ लीजिए कोई व्यक्ति अगर कुछ भी है, चाहे वो बदमाश है, सीधा है, कुछ भी है, कोई व्यक्ति एकदम सीधा साधा आपको दिख रहा है, समझ लीजिए सिर्फ वही सीधा नहीं होगा, उसके आसपास वाले लोग भी क्या होंगे, कोई भी, या तो उसके परिवार वाले सीधे हो सकते हैं या उसका दोस्त सीधा हो सकता है, तभी वो सीधा है। और नहीं अगर होते तो, अगर दोस्त बदमाश होते तो वो भी बदमाश बन जाएगा, या घर वाले बदमाश होते तो वो लड़का भी क्या बन जाएगा, बदमाश। ध्यान रखिएगा, यही बात समझना है कि जैसा माहौल में आप रहेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे, वैसे सोचने लगेंगे वैसा ही। जब आप कुछ बड़ा करना होता है तो इसीलिए कहा था एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल हमेशा करना होता है। जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, चाहे अब्दुल कलाम की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, ये एक जगह पर रहते थे क्या? एक जगह पर कभी देखे हैं इनको? नहीं, कभी नहीं रहते थे एक जगह पर। हमेशा इनका जगह देखिएगा ज़िंदगी में चेंज होता रहता है, हर शहर चेंज होता रहता है ऐसा सीधा।
माहौल नया नया मिलता था, नए नए लोग मिलते थे, अच्छे लोग मिलते थे, इसीलिए। और देखिए इनमें भी बात था, हम नहीं कह रहे हैं इनमें बात नहीं था, इनमें भी बात था, लेकिन इनका माहौल बहुत बढ़िया था, माहौल चेंज एकदम होता रहता था। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी देखिए क्या माहौल था, क्या कारण था जिसके कारण क्रांति हुआ। सबसे पहला अनुकूल भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड देखिएगा ना तो मतलब लगेगा ना कि आपको एकदम भौगोलिक स्थिति इतना बढ़िया है व्यापार करने का वहाँ पर। वहाँ लगभग देखिएगा चारों तरफ से, वो तो पहले समुद्र से घिरा हुआ, लगभग चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी प्राकृतिक रूप से उसका संरचना इतना बेहतरीन है। प्राकृतिक रूप से संरचना, जब प्राकृतिक रूप से संरचना बेहतरीन है तो सब चीज़ बेहतरीन होगा। आप खुद सोचिए ना, आपका अभी ज़मीन मान लीजिए किसी शहर मान लीजिए, अगर आप पटना में, चलिए पटना का उदाहरण लेते हैं, पटना, या आप उत्तर प्रदेश से होंगे तो लखनऊ, या आप झारखंड से होंगे तो रांची, या पश्चिम बंगाल से होंगे तो कोलकाता मान सकते हैं। आपका ज़मीन पटना में है इस समय, अब पटना में एकदम ऐसा है कि पटना में एकदम शहर में है, तो बताइए उस ज़मीन का कीमत कितना होगा, उस ज़मीन का कीमत कितना होगा। आप कोई भी व्यापार बिजनेस वहाँ पर स्थापित करेंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि वो एकदम जगह पर है, सटीक जगह पर है। या ऐसा है कि मान लीजिए आपका गाँव है, ठीक, यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, ये आपका गाँव है, गाँव से निकलने के लिए एक रास्ता है, एक ही रास्ता होता है, मैक्सिमम 2-3 भी रास्ता होता है कुछ गाँव में, लेकिन हम मानते हैं कि एक ही रास्ता है। अब यहाँ से एक ही रास्ता है और आपका ज़मीन यहाँ पर है, ठीक, एकदम गांव से निकलते ही जैसे ही वहीं पर ज़मीन है। तो अब कोई भी दुकान आप करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दुकान आप करेंगे तो आपका व्यापार में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी कहीं बाहर जाएगा, ये गांव में आएगा तो आपके दुकान से कोई ना कोई सामान क्या कर लेगा? खरीद ही लेगा। क्यों खरीद लेगा? क्योंकि आपके एकदम दुकान कहाँ पर, एकदम मतलब मुख्य पॉइंट पर ही है। वैसे ही चारों तरफ से चौरास्ता जहाँ पर आता है वहाँ पर दुकान करने के लिए सलाह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से जो व्यक्ति आएंगे ना, वो क्या करेंगे? सामान को खरीदेंगे। अब एक और बात समझिए, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि भौगोलिक स्थिति सही था। कैसे कैसे सही था? ये समुद्र से पहले घिरा हुआ था। समुद्र से घिरा होने के कारण क्या था? यहाँ पर बंदरगाह बहुत बढ़िया प्रकृति के रूप से बंदरगाह थे। बंदरगाह 2 तरीका का होता है, एक मानव निर्मित होता है, एक प्राकृतिक बंदरगाह होता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह बहुत सारे थे। अभी वर्तमान में बात करें यहाँ पर बंदरगाह 500 से अधिक बंदरगाह है। अभी समझ लीजिए, उतना छोटा देश और वहाँ पर 500 से अधिक बंदरगाह है। छोटा का मतलब वेटिकन सिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, उतना छोटा नहीं है, लेकिन है, भारत की अपेक्षा छोटा है वो। तो उतना छोटा देश, बताइए, उतना छोटा देश में इतने सारे बंदरगाह, अभी वर्तमान में, उस समय भी बंदरगाह थे। तो इतने बंदरगाह है और कुछ प्राकृतिक रूप से बंदरगाह है, और कुछ जगहों पर तो ऐसा है ना, जानते हैं क्या, यहाँ पर पानी अंदर एंट्री किया हुआ है। ये देश हो गया ना, तो समुद्र का पानी ही यहाँ पर एंट्री किया हुआ है अंदर तक पूरा। तो ये जहाज यहाँ तक चला जाता है, और नदियाँ ये एक दूसरे से समुद्र से मिली हुई है और एक दूसरे से नदियाँ मिली हुई। तो करते ये लोग क्या थे, कितने बहुत देखिए खतरनाक दिमाग वाले थे एकदम। उस समय क्या था, ये यहाँ पर समुद्र में ना, यहाँ पर जहाज लेकर आ गए ना, इसमें सामान लादे हुए हैं। फिर ये जहाज को नदी से होते होते जहाँ पर उतारना है, नदी के किनारे ही उतारने के लिए गोदाम बनाए रहते थे और नदी के किनारे ही उतार देते थे। ट्रैवल का, स्थल मार्ग से ट्रैवल का कॉस्ट इनका 0 हो जाता था, यानी कि ट्रैवल स्थल मार्ग से करना ही नहीं पड़ता था। जब स्थल मार्ग से ट्रैवल ना कीजिएगा तो क्या होगा, आपका समय का बचत होगा, और रोड की भी जरूरत नहीं ना इसमें। कहाँ रोड की जरूरत है? नदी होते होते जाइएगा तो रोड की जरूरत कहाँ है? रोड की जरूरत में क्या होता है, रोड कभी ख़राब हो गया, बारिश का दिन आ गया, ये आ गया, वो बहुत तरह का झंझट होता है। लेकिन इसमें कोई झंझटे नहीं है। नदी में पानी हमेशा रहेगा, समुद्र में पानी हमेशा रहेगा, और नदी और समुद्र में जब पानी रहेगा तो आप बढ़िया से क्या कर सकते हैं, उसमें नाव चला सकते हैं, सीधी बात है। और यहाँ पर जब समुद्र कनेक्टेड रहता था तो कोई इनको दिक्कतें नहीं होता था। तो ये होता था, ये व्यापार का इनका सबसे बड़ा साधन, कि यहाँ पर मतलब प्राकृतिक रूप से ही बंदरगाह बहुत सारे थे, और मेन रास्ता पर भी है, आने जाने वाला मेन रास्ता पर भी ये जो देश है इंग्लैंड है व्यापार करने के लिए, और इधर से ही सारे न जाते थे, चाहे डच हो गए, डेनिश हो गए, स्वीडिश हो गए, ये सारे कहाँ से, इधर से तो जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज पदार्थों की सुविधा, बिना खनिज के कुछ कर ही नहीं सकते। 2 खनिज सबसे प्रचुरता मात्रा में यहाँ पर थी, लोहा और कोयला। अब बताइए, लोहा और कोयला दोनों एकदम प्रचुर मात्रा में हैं, तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? और दोनों एक ही जगह मिल गया, लो और बढ़िया बात हो गया, दोनों कहाँ मिल गया? एक ही जगह। यूरोप के बाकी ऐसे, यूरोप के और किसी देश में ऐसा व्यवस्था था ही नहीं। आप कहेंगे कि एशिया के किसी देश में औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं हुआ?
एशिया के देश, ये तो अपने में उलझे हुए थे सब, भारत अपने में उलझा हुआ था, छोटे छोटे क्षेत्र में भारत बटा हुआ था। भारत की बात कर ले, और ये सब पिछड़े हुए देश थे, पिछड़ गए थे ना, क्योंकि इतना छोटा छोटा, ये देखिए युद्ध यहाँ पर भी होते थे, राजा यहाँ पर भी होते थे, लेकिन यहाँ पर व्यापार को सब बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन हमारे भारत में क्या था, अपने छोटे छोटे राजा इतने बटे हुए, लड़ने में ये व्यस्त थे। आप खुद देखिए ना, अंग्रेजों के बाद अंग्रेज जब आए उस समय कितना छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे, और छोटे छोटे राज्य बटे हुए कितना छोटे छोटे राजा थे। तो इसीलिए क्रांति कहाँ पर हुई, यहाँ पर क्यों हुई, क्योंकि लोहा और कोयला दोनों एक ही जगह मिल गया, और कंपनी स्थापित करने के लिए यही चाहिए होता है। वाष्प इंजन का जब खोज हुआ तो उससे किससे चलता था, कोयला से ही तो चलता था। जो भी इंजन उस समय चलाए जाते थे, मैक्सिमम चीज़ें किससे चलाई जाती थी, कोयला के भाप से ही तो चलाई जाती थी। तो यही होता था। और लोहा आपको फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, आपको संरचना भी बनाने के लिए, कुछ भी मशीन वशीन भी बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, लोहा। तो यहाँ पर दोनों खनिज की उपलब्धता बहुत बढ़िया थी यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, इसको समझना बहुत जरूरी है। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में यहाँ पर परिवर्तन कैसे हुआ, यहाँ पर होता क्या था, ध्यान समझिए। होता क्या था कि ये यहाँ पर सामंत का, जो सामंत होते थे, अब देखिए समझिए, सामंत और राजा मतलब क्या। राजा करते क्या थे, व्यापार की अनुमति मध्यम वर्ग को नहीं देते थे। ये राजा अपने जो एकदम करीबी लोग होते थे, जो बड़े व्यापारी हो गए, धनी व्यापारी हो गए, उन्हीं को राजा क्या करते थे, कहते थे कि तुम इस देश से एकाधिकार दे देते थे व्यापार करने का। कि राजा उन व्यापारियों को एकाधिकार दे दिया, जैसे ये इंग्लैंड, मान लीजिए इंग्लैंड हो गया, ठीक, और ये भारत हो गया। तो आपको पता है कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, 1600 ईस्वी में जब उसकी स्थापना हुई, तो यहाँ के इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक चार्टर पारित किया गया, और भारत में इनको एकाधिकार, व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया, कि सिर्फ इंग्लैंड के यही एक कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। कंपनी मतलब समूह होता है, कंपनी मतलब फैक्ट्री मत समझ लीजिए, कंपनी मतलब व्यापारियों का समूह था। 200 से अधिक उसमें व्यापारी थे, ध्यान रखिएगा। जो आए थे ना इसमें 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, 200 से अधिक व्यापारी थे इसमें, ध्यान रखिएगा, इतने शेयर इसमें थे इनका। अब देखिए, जो भी यहाँ पर एक चार्टर पारित हुआ, यहाँ के महारानी द्वारा कहा गया कि यही सिर्फ व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते, बाकी इंग्लैंड के कोई भी मध्यम वर्ग वाला व्यापार कर ही नहीं सकता है। जबकि सबको पता था कि भारत में बहुत अच्छा धन है, यहाँ से बहुत चीज़ें उत्पादित करके, बहुत सस्ता सस्ता चीज़ें खरीद कर, और यूरोप और इंग्लैंड के बाज़ारों में हम बेच सकते हैं, खासकर इंग्लैंड के बाज़ारों में बेच सकते हैं। लेकिन इनको बेचने नहीं दिया जाता था, क्यों? क्योंकि वहाँ के महारानी द्वारा चार्टर निकाला गया कि ये सिर्फ एकाधिकार किसको है, ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है, कि ये सिर्फ भारत से। एकाधिकार का मतलब यही होता है कि एक का अधिकार, एक का अधिकार मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार है इस पर व्यापार करने का भारत से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1600 के बाद 1603 में जब मृत्यु हुई, एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हुई, तब जेम्स राजा बना, जेम्स प्रथम राजा बना। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर क्रांति होना चालू हो गया। इसी के लिए क्या हुआ, क्रांति होना चालू हो गया। जब क्रांति होना यहाँ पर चालू हुआ ना, तो फाइनली आप देखते हैं, जब चार्टर्ड एक्ट पढ़ते हैं 1813 वाला, जब भारत का आप इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास पढ़े होंगे, तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट पढ़े होंगे। चार्टर्ड एक्ट, इसमें आंशिक रूप से इन लोगों का एकाधिकार खत्म किया गया। इंग्लैंड के राजा द्वारा 1813 के चार्टर्ड एक्ट में क्या कहा गया, क्या प्रावधान डाला गया, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, उसका आंशिक रूप से भारत में व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। चाय को छोड़कर सिर्फ चाय का व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को रहने दिया गया। बाकी सारे चीज़ों का व्यापार, चाहे सूती कपड़ा का हो और कोई भी व्यापार हो, वो सबको खुली छूट दी गई। इंग्लैंड के जितने भी व्यापारी थे सब आकर व्यापार क्या कर सकते थे, भारत में कर सकते थे, चाय के अलावा। अब चाय को ही सिर्फ रहने दिया गया। और 1813 के बाद 1833 का जब चार्टर्ड एक्ट आया, तो पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भारत पर से खत्म कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटा नहीं दिया गया, ये कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एकाधिकार नहीं है भारत में शासन कर भारत में व्यापार करने का। इंग्लैंड से जो भी कंपनियां आना चाहती हैं भारत में व्यापार करने के लिए, वो क्या कर सकती हैं, आ सकती हैं। तो यही हुआ। आपको समझ में आया हम क्या कहे? और एक बार समझ लीजिए ध्यान से। 1600 ईस्वी में महारानी द्वारा चार्टर पारित किया गया एक, और कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ क्या कर सकती है, इंग्लैंड की। ये सिर्फ नियम अपने इंग्लैंड के लिए बना सकते थे, और दूसरा देश के लिए नहीं कि सिर्फ इंग्लैंड करेगा, नहीं, ऐसा नहीं। अपने देश के लिए कि हमारे देश के सिर्फ एक ही व्यापारी कंपनी
जाकर भारत में व्यापार करेगी जिसका नाम रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। और कोई भी व्यापारी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती, सिर्फ इसी को एक अधिकार है। यहाँ के महारानी द्वारा चार्टर पारित किया गया। महारानी की मृत्यु 1603 में हुई। 1603 में होने के बाद जेम्स प्रथम राजा बना। उसके बाद होने लगा विद्रोह। जब विद्रोह होने लगा तो फाइनली 1813 आते आते जेम्स प्रथम को ये लगा कि अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस चार्टर को एक चार्टर लाना पड़ेगा। तो चार्टर लाया गया यहाँ पर, और चार्टर लाकर क्या कहा गया कि अब सिर्फ इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं कर सकती है। इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी भारत में जाकर व्यापार कर सकता है, और लेकिन हाँ, चाय के अलावा आप व्यापार करना है, सिर्फ चाय और चीन में व्यापार करने का अधिकार भी, एकाधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रखा गया। 2 एकाधिकार रखा गया। बाकी 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में कोई भी इंग्लैंड का व्यापारी व्यापार कर सकता है। लेकिन फिर फाइनली 1833 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें क्या करा गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। लो जाओ खत्म। तो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 में, और कोई भी इंग्लैंड का व्यापारी आकर भारत में क्या कर सकता है, व्यापार। अब आगे बढ़ते हैं। पूंजी का एकत्रीकरण। ये लोग पूंजी का एकत्रीकरण, इनके पास इतना धन कहाँ से आता था? फैक्ट्री लगाने के लिए आपको चाहिए धन। धन कहाँ से आता था? धन इनको इस तरीके से आता था, अरे सारे जगह उपनिवेश स्थापित कर रहे हैं ना, लूट कर लेके जा रहे थे सारा वहाँ का अफ्रीका का जितने भी कोयला था, सोना था, ये सब ढो कर लेके चले नहीं गए अपने देश में। अमेरिका के चांदी लेकर चले गए, भारत का जो कोयला है वो लेकर चले गए, भारत में सोना मिलता था, ये सारा चीज़ ढोकर तो लेकर जा ही रहे थे ना भारत से, और व्यापार कर रहे थे। तो ये सारा पूंजी एकत्र हो ही रहा था, तो मशीन के खर्च कर रहे थे ये लोग, ध्यान रखिएगा। युद्ध और उद्योग, ये दोनों एकदम एक साथ चलते हैं। युद्ध और उद्योग दोनों एक साथ चलते हैं। इस समय युद्ध और उद्योग भी एक साथ चल रहे थे। 18वीं शताब्दी में युद्ध एकदम जम के हो रहा था। 18वीं शताब्दी में सब देश युद्ध में उलझे हुए थे। यूरोप के मैक्सिमम देश युद्ध में उलझे हुए थे। आप कोई आंतरिक युद्ध में उलझा हुआ था, आंतरिक विद्रोह हो रहे थे, तो कहीं पर सामने सामने से लड़ाई हो रहा था। और युद्ध और उद्योग दोनों एक साथ चलते हैं, और बर्बाद भी एक साथ होते बढ़िया से। अगर 2 देशों में युद्ध हो गया तो दोनों देश का जो उद्योग है बर्बाद, ठीक। लेकिन तीसरा देश का उद्योग एकदम संपन्न हो जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो जाए ना, तो 2 देशों के लिए सबसे अधिक फायदा हो जाएगा। किसके लिए? 2 नहीं, कई देशों के लिए। अमेरिका का फायदा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो होगा अपना हथियार किससे खरीदेगा? अमेरिका से खरीदेगा। रूस को फायदा हो जाएगा, क्योंकि भारत का अपना हथियार किससे खरीदेगा? रूस से खरीदेगा। इजराइल का फायदा हो जाएगा, क्योंकि इजराइल का से हथियार भारत कौन खरीदेगा? भारत खरीदेगा। देखिए, इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, रूस भी बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन युद्ध होने के बाद फायदा किसको होगा? जिससे भारत खरीदेगा ये सब। इसीलिए अमेरिका जो है पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों करता है? क्यों? इसलिए करता है ना, पाकिस्तान से कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है उन लोगों को। उसको पता है कि अगर भारत का सपोर्ट करने लगेंगे तो फिर भारत पाकिस्तान लड़ेगा कैसे? क्योंकि वो तो पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर हो जाएगा तो लड़बे नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं तो उसको पाकिस्तान को फायदा कैसे होगा? तो चाहता है अमेरिका आगे भारत पाकिस्तान क्या हो, लड़े और हमारा हथियार बिके। यही होता है। तो यहाँ पर उद्योग और युद्ध दोनों साथ साथ सैनिकों के लिए उसी समय से ड्रेस कोड डिजाइन किया जाने लगा। ड्रेस बनाया जाने लगे, सैनिकों को मोटा कपड़े का ड्रेस बनाया जाता था, और सैनिकों को क्या किया जाता था? पहनाया जाता था। साथ में ही क्या किए जाने लगा? जूता बनाया जाने लगा उनके लिए, उनके लिए बंदूकें बनाई जाने लगी, और अलग अलग तरह के हथियार, मतलब बहुत ज़्यादा हथियार बनाए जाने लगे। इसके लिए सारा जो व्यवस्था, विधि व्यवस्था कौन देखते थे? इंग्लैंड वाले। सबसे फायदा किसको हो रहा था? इंग्लैंड के लोग। वही ना बंदूक लेकर हमारे देश में आए थे, तो वही इनको सबसे अधिक फायदा हो रहा था। और युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चलते थे, तो इनको मज़ा ही था। चलो, और बहुत बढ़िया, व्यापारियों को बहुत बढ़िया। कोरोना में कितने लोग धनी हो गए, आपको पता है ना? कोरोना एक पेंडेमिक था, लेकिन उसके कारण कितने लोग अपना अपना फ़ायदा उठाकर और कितने धनी हो गए। बहुत सारे लोग इसके फ़ायदा उठाए। औद्योगिक का विकास, यानी उद्योगों का विस्तार होने लगा। यहाँ पर बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ, इसी कारण उद्योगों का विस्तार हुआ। साथ में यहाँ पर कृषि, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन इस तरीके से आया कि यहाँ पर वैज्ञानिक तरीका से कृषि किया जाने लगा। वैज्ञानिक तरीका से कुछ ऐसे हल भी यहाँ पर आविष्कार किए गए जिसमें बीज की बर्बादी नहीं होती है। अब देखो, बीज ऐसे आप छिड़काव करते हैं खेतों में, तो वो बीज की थोड़ी बर्बादी होती है, लेकिन वही हल में डालकर ऐसे करा जाता है खेती, तो वैज्ञानिक तरीके से खेती होता है, फसल ठीक ठाक उत्पादित होता है। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं वो नहीं समझते, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने ट्रेडिशनल तरीका से जो कर रहे हैं वही करेंगे। उनको लगता है कि अगर नया तरीका से करेंगे फसल बर्बाद हो जाएगा, तो पूरा उनका साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वही एक खेत होता है जिससे उनकी जीविका चल सकता है। वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक खेतवे है, उसी पर रिस्क ले लेंगे तो फिर
पूरे साल भूखे रहना पड़ जाएगा। पूरे साल कोई भूखा रह नहीं सकता है। इसीलिए छोटे किसान, देखिए बड़े किसान जो है, पंजाब के किसान हो गए, हरियाणा के किसान हो गए, सब खेती कैसे करते हैं? वैज्ञानिक तरीके से। लेकिन छोटे छोटे जो किसान है, जहाँ पर छोटे उनका खेत है, वो लोग वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं करते क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते। क्यों रिस्क लेना नहीं चाहते? उनको ये पता होता है कि इतना ज़मीन का छोटा टुकड़ा है, इसी पर हम रिस्क ले लेंगे, कुछ नहीं होगा उसमें, तो बताओ तो साल भर कैसे उनका आजीविका चल पाएगा? उनको पता है कि अपने ट्रेडिशनल तरीके से खेती करेंगे ना तो उतना तो हो ही जाएगा जितना खाना है, और उनको उतना ही चाहिए। तो यही बात होता है। तो यहाँ पर भी कृषि में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति किस तरीक़ा से हुआ। इसके परिणाम कुछ समझेंगे, कुछ और इसके बारे में जानेंगे, और 1-2 क्लास होगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।